अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और उसमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स वो हमने स्टार्ट किए थे। और मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी जो सर्किट्स हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर वो टू कैटेगरीज़ के अंदर लाई करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। तो ये ऐसे सर्किट होते हैं जिनके अंदर फीडबैक मौजूद नहीं होता। और उसके वो दूसरी टाइप्स के हैं वो हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर फीडबैक मौजूद होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 2 और 3 को अगर हम रिकॉल करें तो ये बेसिकली जो पॉइंट्स लिखे हैं ये चैप्टर नंबर 2 और 3 से के अंदर जो हमने स्टडी किया है ये उस सब की समरी है। तो अभी तक जो हमने अगर हमारे पास एक ट्रूथ टेबल गिवन हो, कोई भी एक जनरल ट्रूथ टेबल गिवन है 2 इनपुट का, 3 इनपुट का है, 4 का एंड सो ऑन, और हम उससे सर्किट ड्रॉ करना चाह रहे हैं लॉजिक सर्किट। तो अभी तक हमने उसके 6 मेथड्स पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट तो उनको मैं रिकॉल करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मेथड्स आगे सर्किट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम ये यूज़ करेंगे। सबसे पहला मेथड ये है कि आप ट्रूथ टेबल से कोई भी ट्रूथ टेबल है, बोलियन फंक्शन जो आउटपुट वेरिएबल है उसकी एसओपी एक्सप्रेशन लिख लें फ्रॉम द ट्रूथ टेबल। तो आपको पता है ट्रूथ टेबल से एसओपी एक्सप्रेशन किस तरह लिखते हैं। जहाँ आप देखते हैं कि जहाँ पे 1 आ रहा होता है जस्ट उसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो आप एसओपी एक्सप्रेशन लिख लें और उसको सिंप्लीफाई ना करें कि मैप से डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर दें। तो एक वे ये है, मेथड नंबर 1 ये है कि आप ट्रूथ टेबल से सर्किट डायग्राम इस मेथड को फॉलो करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 के अंदर क्या है कि आप वंस को कंबाइन ना करें, आप जीरोस को यूज़ करते हुए पीयूएस एक्सप्रेशन लिख लें और उसको के में ऐसे सिंप्लीफाई ना करें और जो आपका नॉन सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है पीयूएस का उसी से सर्किट बना दें। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड मेथड ये है कि आप एसओपी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें यूजिंग के मैप और उससे सर्किट ड्रॉ कर लें। तो ये भी करेक्ट है। इस तरह फोर्थ मेथड कि आपने पीयूएस एक्सप्रेशन जो लिखा था डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रूथ टेबल उसको आप सिंप्लीफाइड कर लें यूजिंग के मैप और सिंप्लीफाइड पीयूएस एक्सप्रेशन आप उससे सर्किट बना लें। ये भी करेक्ट है। फिफ्थ और सिक्स मेथड, फिफ्थ मेथड के अंदर क्या है कि आप एसओपी एक्सप्रेशन को नैंड गेट्स से इम्प्लीमेंट कर लें। तो आपको पता है जब एसओपी एक्सप्रेशन से नैंड हम सर्किट हमने बनाना हो तो उसका तरीका ये होता है कि हम डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और डबल कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद इंटरनल कॉम्प्लीमेंट को एवेल्यूएट करते हैं तो हमारे नैंड का सर्किट इम्प्लीमेंट हो जाता है। मेथड नंबर 6 ये है कि आप पी सिंप्लीफाइड पीयूएस एक्सप्रेशन को नॉर से इम्प्लीमेंट कर लें। तो उसका भी मेथड ये है कि आप पीयूएस एक्सप्रेशन का डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इंटरनल कॉम्प्लीमेंट को एवेल्यूएट करते हैं तो आपको फंक्शन नॉर गेट से इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जब हम डिज़ाइन प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे तो अगर प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कि हमने कौन से मेथड यूज़ करते हुए लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आप किसी मेथड को भी चूज़ करके सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप नोट करें कि आप इन 6 मेथड्स में से किसी को भी चूज़ कर लें तो उसकी जो सर्किट डायग्राम है किसी दूसरे मेथड से मैच नहीं करेगी, लेकिन वो करेक्ट होगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर ये है कि आपके पास अगर एक ट्रूथ टेबल है, उस एक ट्रूथ टेबल के आप 6 डिफरेंट सर्किट्स ड्रॉ कर सकते हैं और वो सारे के सारे जो 6 सर्किट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे लेकिन वो सारे के सारे करेक्ट होंगे। ओके। इफ आज के लेक्चर में हमने डिज़ाइन प्रॉब्लम्स, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं उनको करना है सॉल्व। और अगर डिज़ाइन प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कि आपने कौन से मेथड से सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है देन यू आर फ्री टू चूज़ एनी मेथड। इन 6 में से कोई सा भी मेथड आप चूज़ कर सकते हैं उस सर्किट को, उस डिज़ाइन प्रॉब्लम का सर्किट ड्रॉ करने के लिए। ओके जी, डिज़ाइन प्रॉब्लम 1 है हमारे पास। उसका टाइटल है माइक्रोवेव ओवन कंट्रोल। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है ए माइक्रोवेव ओवन रिक्वायर्स दैट मेन पावर सप्लाई टू बी ऑन,
माइक्रोवेव ओवन को चलाने के लिए हमें चाहिए कि जो मेन पावर सप्लाई है वो ऑन हो, द डोर बी लैश, जो उसका दरवाज़ा है वो बंद किया हो, एंड द टाइमर सेट अदर दैन ज़ीरो बिफोर द ओवन विल फंक्शन। ओवन अपना काम शुरू करे उससे पहले ये तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए कि पावर सप्लाई मौजूद हो, उसका दरवाज़ा बंद किया हुआ, और जो टाइमर की वैल्यू है वो ज़ीरो के अलावा कोई और सेट की हो। ड्रॉ ए लॉजिक डायग्राम फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ओवन। तो ये हमें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट गिवन है। तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से हमने वही अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने और उसका उससे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है और उससे सर्किट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास डिज़ाइन प्रॉब्लम हो तो आप उसका एक स्टेप नंबर 1 ये भी आप कर सकते हैं कि आप पहले उसकी ब्लॉक डायग्राम बना लें। ब्लॉक डायग्राम में इनपुट वेरिएबल्स अपने डिफाइन कर लें और आउटपुट वेरिएबल डिफाइन कर लें। तो ब्लॉक डायग्राम से हमें इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे तीन इनपुट कंडीशन बन रही है। पावर सप्लाई ऑन, तो पावर सप्लाई एक इनपुट वेरिएबल बन गया जो हमारा डिजिटल सर्किट है उसका, उस इनपुट मेन पावर सप्लाई को मैंने ए के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। द डोर बी लैच्ड, दरवाज़ा बंद हो तो दरवाजे को डोर को मैंने एक बी वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। टाइमर सेट अदर देन ज़ीरो, तो टाइमर की वैल्यू वो ज़ीरो के अलावा होनी चाहिए, तो सी जो है उसको टाइमर को शो करने के लिए लिख दिया। ओके, अब ये माइक्रोवेव ओवन है जिसका सर्किट हमें डिज़ाइन करना है, और इसकी जो आउटपुट है एफ वो ओवन का स्टेटस है कि ओवन का फंक्शन है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने वेरिएबल्स ए बी सी अपने पास से लिखे हैं तो इन वेरिएबल्स का मीनिंग भी हमने डिफाइन कर देना है। ये हम ताकि हमें क्लियर हो जाए, अगर ए वेरिएबल हमने लिखा है तो वो एक्चुअली मेन पावर सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो मेन पावर सप्लाई इज़ ऑन, तो इसका मतलब वो ये होगा कि पावर सप्लाई ऑन है। अगर ए की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है पावर सप्लाई ऑफ है। इस तरह अगर बी वेरिएबल उसको डोर के लिए लिखा हुआ है तो अगर बी 1 है तो इसका मतलब डोर लैच है, मतलब उसका दरवाज़ा बंद है, एल्स नॉट। सी 1 अगर है तो इसका मतलब टाइमर इज सेट अदर देन 0 एंड एल्स नॉट। और एफ अगर 1 है आउटपुट तो माइक्रोवेव इज फंक्शनिंग एल्स नॉट। तो देखें अब ये वेरिएबल्स मैंने अपने पास से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में असाइन किए हैं, उनको मीनिंग अपने पास से असाइन किया है कि ए 1 होगा तो उसका ये मीनिंग होगा, बी 1 होगा तो उसका ये मीनिंग होगा। अब देखें अगर मैं यहाँ पे अपनी लॉजिक चेंज कर दूँ, अगर मैं लिखूँ इफ़ ए इज़ 0 देन पावर सप्लाई इज़ ऑन, तो ये भी करेक्ट है। तो मेरा कि मैंने जो ए को डिफाइन किया है वो डिफरेंट वे में किया है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल भी डिफरेंट बनेगा, तो उससे जो सर्किट डायग्राम भी बनेगी वो भी डिफरेंट होगी, तो वो करेक्ट होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन के जब आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो उसमें आप वेरिएबल्स कैसे लेट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को मीनिंग किस तरह असाइन करते हैं, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ट्रूथ टेबल जो है वो वेरी कर सकता है। अब क्योंकि मैंने वेरिएबल्स अपने इस तरह डिफाइन किए हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, तो अब इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या जो मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं इसके अकॉर्डिंग मैं अपना ट्रूथ टेबल अब ड्रॉ करूँगा। तो अब ए बी सी तीन इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है एफ। तो ये देखें जी हमारे पास तीन इनपुट का मैंने ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लिया। ए ज़ीरो बी ज़ीरो सी ज़ीरो। ए ज़ीरो का मतलब है पावर सप्लाई नहीं है, बी ज़ीरो का मतलब है डोर भी खुला है, सी ज़ीरो का मतलब है कि टाइमर भी वो ज़ीरो पे सेट है। तो सारी कंडीशन ही फेल हैं तो इस वजह से ये ज़ीरो है। अब यहाँ पे सी जस्ट 1 हुआ है, सी 1 होने का मतलब ये है कि टाइमर इज सेट अदर देन 0, तो टाइमर की वैल्यू 0 के अलावा कोई और सेट की गई है, लेकिन बाकी कंडीशंस क्योंकि फेल हैं दो तो अभी भी जो ओवन है उसको काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आप सारी कंडीशन चेक कर लें। तो ओवन सिर्फ उस टाइम पे काम करेगा जब ए भी 1 होगा मतलब पावर सप्लाई भी आ रही है, बी 1 है मतलब डोर भी लैच है, सी 1 है मतलब टाइमर भी की जो वैल्यू है अदर देन 0 है। अगर ये तीनों कंडीशन सेट होंगी तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू 1 होगी, बाकी सारी कंडीशंस पे जो माइक्रोवेव ओवन है वो काम नहीं करेगा, तो उन पे एफ़ की वैल्यू 0 है। तो जस्ट एक 1 आ रहा है। अब क्योंकि ये एक 1 है तो इसमें हमें के मैप ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अगर एस ओ बी फॉर्म में इस 1 की इक्वेशन लिखें तो वो बन जाएगा ए बी सी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास डायरेक्ट ही आ गई है ए बी सी विदाउट यूजिंग दी के मैप। तो इसमें बेसिकली अगर मैं ऑप्शन नंबर ये मेथड नंबर 1 यूज़ कर रहा हूँ
कि मैंने डायरेक्ट के मैप से फंक्शन की इक्वेशन लिखी एसओपी फॉर्म में और ये उसका सर्किट ड्रॉ कर दिया। तो अब ये बेसिकली माइक्रोवेव ओवन का एक सिंपल सा सर्किट है। एंड गेट लगा है और उसकी तीनों इनपुट से ये ए मेन सप्लाई से आ रहा है, बी उसका क्या था, डोर लैच कंडीशन थी, और सी उस टाइमर की जो कंडीशन है उसको शो कर रहा है। तो लेकिन समटाइम्स प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझना वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, अगर आपको ये समझ आ गई तो आप ये सारी आगे मीनिंग भी साइन कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं समझ आई, आपको पता ही नहीं चला कि इनपुट वेरिएबल्स कौन से हैं, आउटपुट वेरिएबल्स कौन से हैं, उनको असाइन कैसे करना है, तो फिर आप ये सारी एक्सरसाइज, ये प्रॉब्लम डिज़ाइन नहीं कर सकेंगे। ओके, ये एग्जांपल नंबर 1 थी डिज़ाइन प्रॉब्लम की। ओके, डिज़ाइन प्रॉब्लम नंबर 2 है लाइटर कंट्रोल सर्किट। A lighter is being sold that uses a light beam to light the lighter. तो एक लाइटर है, उसको किसी ने बेचा है, उसके अंदर एक लाइट बीम है जिससे जो लाइटर है वो रोशन होता है। The lighter has a cut out on its die that has been fixed with a light source and a light sensor. जो लाइटर है वो साइड से कुछ कटा हुआ है and has been fixed with a light source, और उसके अंदर एक लाइट सोर्स है और एक लाइट सेंसर है। तो बेसिकली जो आप समझ सकते हैं कि लाइटर के अंदर एक एलईडी लाइट लगी हुई है और एक सेंसर लगा हुआ है। ओपनिंग द लिड ऑफ द लाइटर एक्टिवेट्स द लाइट सेंसर। जब आप लाइटर का ऊपर कोई ढक्कन है उसका, जब आप उसको ओपन करते हैं या खोलते हैं तो इट एक्टिवेट्स द लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स को जो वो एक्टिवेट करता है। इंटरप्टिंग द लाइट सोर्स कॉजेज द लाइटर टू लाइट। और जब आप लाइट सोर्स को इंटरप्ट करते हैं, मतलब ऊपर जो उसका लिड है या ढक्कन है, जब आप उसको घुमाते हैं तो जो लाइटर है वो ऑन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम फॉर द फंक्शन ऑफ द लाइटर। तो ये मैंने लाइटर की ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ की, बताया है कि इसकी इनपुट लिड है, ढक्कन है जो बेसिकली बंद है, ये क्लोज हो सकता है, और एक इंटरप्ट है जिससे हम लाइटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस लाइटर सर्किट के दो इनपुट्स हैं, एक लीड है और एक इंटरप्ट है, और एक आउटपुट है जो लाइट सोर्स है। तो अब यहाँ पे हम इसकी ट्रूथ टेबल अगर ड्रॉ करें तो पहले वही वेरिएबल्स को, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से असाइन किया है लीड और इंटरप्ट, तो ए टाइप वेरिएबल इसकी इनपुट है, बी भी इनपुट है। अगर ए 1 है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि लीड इज ओपन एल्स इट इज क्लोज्ड। मतलब जो लाइटर का ओपन ढक्कन है, अगर वो 1 है तो इट मीन्स कि वो ओपन है, अदरवाइज अगर ये 0 है तो इसका मीन वो ऊपर वाला ढक्कन ही उसका वो बंद है। अगर बी 1 है तो इंटरप्ट इज प्रेजेंट एल्स नॉट। अगर बी 1 है तो इसका मतलब है कि इंटरप्ट मौजूद है लाइट सोर्स को ऑन करने के लिए। इस तरह F1 है तो लाइटर इज लाइटनिंग एल्स नॉट। तो ये एक अच्छी डिज़ाइन अप्रोच है कि जब भी आप लॉजिक सर्किट प्रॉब्लम स्टेटमेंट से सर्किट ड्रॉ करें तो आप ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लें, उसमें अपने इनपुट और आउटपुट वेरिएबल शो कर दें, और इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स की मीनिंग भी आप असाइन कर दें कि आप ट्रूथ टेबल नीचे बता दें कि ए अगर 1 होगा तो उसका क्या मीनिंग लिया जाए, अगर बी 1 होगा तो उसका क्या मीनिंग लिया जाए। क्योंकि आप जो यहाँ पे मीनिंग डिफाइन करेंगे आपका ट्रूथ टेबल इनके ऊपर बेस करेगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंट अजम्पशंस यूज़ कर लेता है तो उसका ट्रूथ टेबल भी डिफरेंट हो जाएगा। ट्रूथ टेबल डिफरेंट होगा तो उसका इक्वेशंस भी डिफरेंट होंगी, उसकी सर्किट डायग्राम भी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर वो अपनी जो अजम्पशंस उसने ऊपर यहाँ पे लिखी होंगी, अगर वो ट्रूथ टेबल या वो सर्किट डायग्राम इन अजम्पशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है तो वो करेक्ट है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे स्टूडेंट से मैच करे या ना करे। ओके, अब यहाँ पे A0 है, B0 है। A0 होने का मतलब ये है कि अगर ये 1 होता तो लाइट उसका जो लिड है या ढक्कन है वो ओपन है। अभी 0 है इसका मतलब क्लोज है। अभी 0 है तो मतलब उस लाइटर का ऊपर वाला ढक्कन ही भी क्लोज है, तो अभी उसकी लाइट सोर्स ऑन नहीं हो सकती।
अगर 1 हो जाती है दूसरी कंडीशन में B1, तो इंटरप्ट प्रेजेंट है लेकिन उसका जो लाइटर का ऊपर वाला ढक्कन है वो बंद है, तो अभी भी लाइट सोर्स ऑन नहीं होगी। अगर A1 है मतलब ऊपर वाला जो लीड है वो उसका ओपन है और इंटरप्ट हम उसको इंटरप्ट भी दे रहे हैं कि वो ऑन हो, दोनों कंडीशंस 1 है, तब हमारा F1 होगा, अदरवाइज F0 रहेगा। तो यहाँ पे भी देखें कितना सिंप्लीफाइड सर्किट है। अब यहाँ पे जस्ट ट्रूथ टेबल के अंदर एक ही 1 आ रहा है, तो आप इस F की इक्वेशन लिखें जहाँ पे 1 आ रहा है एसओपी फॉर्म में, तो ये बनेगा F इज इक्वल टू ए बी, लाइटर शुड लाइट। अब इसका इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग लिखा हुआ है कि लाइटर शुड लाइट इफ द लीड इज ओपन एंड इंटरप्ट इज प्रेजेंट। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है ए एंड बी, अगर लीड ओपन है और इंटरप्ट प्रेजेंट है तब लाइटर को ऑन होना चाहिए, अदरवाइज लाइटर को ऑन नहीं होना चाहिए। और ये उसका सर्किट डायग्राम। ओके, डिजाइन प्रॉब्लम नंबर 3, ऑटोमेटिक parking lot. An automatic parking lot gate extends a ticket to the customer when the customer cars drive over a sensor and the driver presses the button on the ticket vendor. An automatic parking lot gate extends a ticket to the customer. ठीक है, एक ऑटोमेटिक पार्किंग लॉट गेट को सिस्टम लगा हुआ है, वो कस्टमर को टिकट दे देता है व्हेन द कस्टमर कार ड्राइव्स ओवर ए सेंसर, जब कस्टमर की जो कार है वो सेंसर के करीब आती है और जो जो कार का ड्राइवर है वो एक बटन बी को प्रेस करता है तो टिकट उसके पास आ जाती है। तो इस पूरी यहाँ तक की स्टेटमेंट का मतलब ये है, कोई कार ड्राइवर है जो ऑटोमेटिक पार्किंग लॉट गेट के पास जाता है, जैसे ही कार गेट के पास जाती है सेंसर को इन्फॉर्मेशन, सेंसर एस है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि गाड़ी आ गई, और गाड़ी आने के बाद जब ड्राइवर है वो बटन बी प्रेस करता है, तो जैसे ही वो बटन बी प्रेस करता है तो उसको जो उसकी जो टिकट है, वो जो पैसे वगैरह कुछ उसने देने हैं वो उसके लिए टिकट उसको मिल जाती है, या उसको गुजरने के लिए जो टिकट चाहिए वो उसके पास आ जाती है। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ द टिकट। तो लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करें जो कि टिकट की रिलीज को कंट्रोल करे। वंस द एक्सटेंडेड टिकट इज टेकन फ्रॉम द डिस्पेंसर, अब टिकट आ गई और टिकट डिस्पेंसर के अंदर आई है, द आर्म ए विल रेज टू लेट द कार थ्रू, और वंस द एक्सटेंडेड टिकट इज टेकन फ्रॉम द डिस्पेंसर, जब डिस्पेंसर से उस कार ड्राइवर ने टिकट उठा ली, तब जो ए है जो आर्म है आगे लगा हुआ है, जिस तरह अपने फास्ट गेट पे भी लगा हुआ है, वो तब अगर उसने टिकट उठा ली है देन ए विल रेज टू लेट द कार थ्रू, तो तब वो जो जो हमारे पास वो आर्म है तब उसको ऊपर उठाया जाएगा और गाड़ी जा सकती है। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। तो इसकी पूरे प्रॉब्लम की बेसिकली उसमें इन्होंने ये कहा कि कार ड्राइवर है वो जब आता है सेंसर के पास एक सेंसर लगा हुआ है, अगर अगर वो बटन भी प्रेस करता है तो उसको टिकट मिल जाती है, और टिकट मिल जाने के बाद वो एक डिस्पेंसर के अंदर आती है और डिस्पेंसर को डी के साथ शो किया हुआ है, अगर वो डिस्पेंसर से टिकट उठा लेता है तो जो आर्म है वो कार को गुजरने का रास्ता दे देगा और वो ऊपर उठ जाएगा। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम दैट कंट्रोल द रेजिंग ऑफ द आर्म। तो रेजिंग ऑफ द आर्म को कंट्रोल करने के लिए भी सर्किट ड्रॉ करें। तो इसकी अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई, तो इस प्रॉब्लम के दो पोर्शन हैं। फर्स्ट पोर्शन है कि जब सेंसर पे कार आई और उसने बटन प्रेस कर दिया, तो एक हमारे पास जो एक आउटपुट बनेगी उसका नाम है लिखिए आर, वो टिकट है, तो इसको हमने कह दिया टिकट रिलीज कंट्रोल। ये नाम हमने अपनी मर्जी से साइन किए हैं, जो आपको जो बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर रहा हो, जो भी आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना नाम ब्लॉक डायग्राम के अंदर फिट कर सकते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि सेंसर अगर एस है कार का और बी जो बटन प्रेस कर रहा है, और इस ब्लॉक की जो आउटपुट है वो टिकट है। ओके, अब ये टिकट सेकंड ब्लॉक के अंदर भी जा रहा है और उस इस सेकंड ब्लॉक की इनपुट है डी डिस्पेंसर और आर जो टिकट है, और इस ब्लॉक की जो आउटपुट है वो ए है वो आर्म है।
तो अब इसकी इनपुट्स और आउटपुट्स की डेफिनेशन इस तरह हमने लिखी है। एस वेरिएबल, अगर इफ एस इज 1 कार इज प्रेजेंट ऑन द सेंसर एल्स इट इज नॉट। अगर एस 1 होता है तो उसका मीनिंग ये लिया जाए कि कार आ गई है, अगर एस 0 है तो उसका मतलब है कार नहीं आई। इस तरह अगर बी 1 है तो उसका मतलब है ड्राइवर ने बटन दबा दिया है, अगर बी 0 है तो उसका मतलब अभी तक उसने बटन नहीं दबाया। आर जो कि इस टिकट रिलीज कंट्रोल ब्लॉक की आउटपुट है, अगर आर 1 होता है, आर इज वाइल अगर आर 1 है तो इसका मतलब ये अगर टिकट रिलीज कर दी गई है, इफ आर इज 1 टिकट इज रिलीज्ड, अगर आर 0 है तो इसका मतलब टिकट अभी रिलीज नहीं की। इस तरह अगर डी 1 है तो टिकट इज टेकन फ्रॉम द डिस्पेंसर एल्स इट इज नॉट। अगर डी 1 है तो इसका मतलब है टिकट जो डिस्पेंसर के अंदर आई थी उसको उठा लिए, अदरवाइज उसको अभी नहीं उठाया। अगर ए की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब आर्म जो है वो ऊपर उठा लिया गया, अगर ए की वैल्यू 0 है तो मीन्स कि आर्म अभी तक नहीं उठाया। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो ब्लॉक्स आ रहे हैं हमारी ब्लॉक डायग्राम के अंदर, तो एक ट्रूथ टेबल इसका आएगा और दूसरा ट्रूथ टेबल इसका आएगा, और फर्स्ट ब्लॉक की जो आउटपुट है वो सेकंड की इनपुट के अंदर जा रही है। Two separate truth tables can be drawn to implement the ticket release control and arm control. तो टिकट रिलीज कंट्रोल एस एक इनपुट है उस ब्लॉक की और एक बी है। अगर एस 0 है बी 0, एस 0 का मतलब है कार भी नहीं आई, बी 0 का मतलब है कार ही नहीं आई, तो बटन कौन प्रेस करेगा, तो आर यहाँ पे 0 है। एस 0 है यहाँ पे बी 1, तो बी 1 क्योंकि भी कार ही नहीं आई तो बटन इसका मतलब कि और प्रेस कर रहा है, तो अभी भी आर टिकट देने की जरूरत नहीं है, आर की वैल्यू 0 है। अगर एस 1 है मतलब कार आ गई है, बी इज इक्वल टू 0 है मतलब बटन अभी प्रेस नहीं किया, तो आर अभी भी 0 है। एस 1 है और बी 1 है, तो क्योंकि एस 1 होने का मतलब कार आ गई, बी 1 होने का मतलब है कि ड्राइवर ने बटन प्रेस कर दिया, तो अब आर को 1 हो जाना चाहिए, मतलब हम उसको टिकट दे रहे हैं। तो अब आर की जो इक्वेशन है डायरेक्टली यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एस बी। ओके, अब सेकंड जो हमारे पास आर्म कंट्रोल, उसकी एक इनपुट आर है, दूसरी इनपुट डी है। आर 0 का मतलब ये है कि जो अभी टिकट रिलीज नहीं हुई, डी 0 का मतलब है कि डिस्पेंसर से उसने अभी जो टिकट है वो उठाई नहीं, तो अभी तक ए जो है जो आर्म है उसको नीचे ही रहने दिया जाए, उसकी वैल्यू 0 है। डी 1 मतलब उसने टिकट उठा ली है, और आर मतलब वो भी रिलीज ही नहीं हुई, तो ये कंडीशन भी फिजिबल नहीं लग रही, तो यहाँ पे भी 0 है। आर 1 टिकट आ गई है, रिलीज हो गई है, और डी ज़ीरो का मतलब ये है कि उसने अभी उठाई नहीं, तो यहाँ पे भी ए 0 होगा। आर 1 डी 1 टिकट रिलीज होगी और उसने उठा ली, अब ए को हम 1 कर देते हैं, तो ए इज इक्वल टू आर डी बन जाएगा। और ये फर्स्ट ब्लॉक की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू एस बी, और सेकंड ब्लॉक में ए इज इक्वल टू आर डी। तो ये इस प्रॉब्लम की सर्किट डायग्राम है, ये टिकट रिलीज कंट्रोल का सर्किट है और ये आर्म कंट्रोल सर्किट है। देखिए प्रॉब्लम देखने से इतनी इसकी वो स्टेटमेंट है, देखने से कॉम्प्लीमेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब हम इसको डिज़ाइन किया है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, तो ये एक देखें कितना इसका सिंप्लीफाइड सर्किट है। तो एक्चुअल जो इसके अंदर काम है कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन के अंदर, जब डिज़ाइन प्रॉब्लम आता है तो सबसे काम पहला ये है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लें। अगर उसके अंदर इस प्रॉब्लम के अंदर एस डी और ये वेरिएबल्स पहले ही डिफाइन थे, अगर वेरिएबल्स डिफाइन हैं तो आप उन्हीं को ब्लॉक डायग्राम के अंदर ड्रॉ करते हुए यूज़ कर लें। अगर नहीं डिफाइन तो आप उन सेंसर्स को डिस्पेंसर को अपनी मर्जी से वेरिएबल असाइन कर लें, और जो वेरिएबल आप असाइन करेंगे उनको फिर मीनिंग दें। यहाँ पे मीनिंग देने के बाद उससे आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें, और ट्रूथ टेबल से आगे इक्वेशन और फिर आगे सर्किट। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास BCD कोड टू XS3 कोड कन्वर्जन। तो ये बेसिकली बुक की एग्जांपल है, और इसके अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको BCD कोड का भी पता है और XS3 कोड का भी पता है। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स पढ़ी होंगी, तो ये वहाँ से आइडिया आपको होना चाहिए।
तो मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इन दोनों कोडिंग स्कीम्स का पता है। तो अब हम एक सर्किट डिज़ाइन करने लगे हैं। डिज़ाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट BCD इनपुट टू एक्सेस 3 आउटपुट कोड। क्या हम एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें जो BCD इनपुट ले कोड और एक्सेस 3 के अंदर उसको कन्वर्ट कर दे। तो ये आपको जस्ट रिकॉल करवाने के लिए मैंने लिखा है। जो BCD इनपुट नंबर होता है वो मिनिमम नंबर 0 है और मैक्सिमम BCD नंबर 9 है। जो हमारा नॉर्मल हम डेसिमल काउंटिंग करते हैं 0 1 2 3 से 9 तक, तो उसमें मिनिमम वैल्यू 0 आती है BCD की, इसको हम BCD नंबर कहते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 9 है, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर BCD। और 0 का अगर आप बाइनरी कोड लिखें तो ये टेट्रा 0 है, और 9 का अगर आप कोड लिखें तो ये बनता है 1001। ओके। और जो एक्सेस 3 आउटपुट या एक्सेस 3 कोड क्या होता है, वो BCD कोड के अंदर जस्ट आप 3 को जमा कर लें तो वो जो कोड आता है उसको हम कहते हैं एक्सेस 3 कोड। ओके। अब हम देखते हैं जी। तो यहाँ पर जो हमारे BCD इनपुट नंबर BCD है उसके अंदर 4 बिट्स आ सकती हैं। तो हमने 4 इनपुट्स असाइन कर दी ABCD। तो ये बेसिकली ABCD 4 बिट BCD नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में शो कर रहे हैं। अगर आप इसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि 4 उसकी इनपुट्स होंगी जो BCD नंबर को शो कर रही हैं, 4 उसके आउटपुट्स होंगी जो BCD जो एक्सेस 3 कोड को शो करेंगी। तो लेकिन इसमें मैंने डायग्राम को ड्रॉ नहीं की। आप अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करें तो यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। इनपुट्स हमारे पास जो BCD कोड है उसको लिखा है ABCD, और आउटपुट एक्सेस 3 कोड है उसको हमने लिखा है WXYZ। ओके। अब अगर इनपुट BCD 000 मतलब 0 वैल्यू आ रही है डेसिमल में, तो आउटपुट पे 3 आएगा क्योंकि 0 + 3 3, और 3 का कोड है 0011, तो ये 3 आ गया। इस तरह अगर इनपुट पे 1 है तो आउटपुट 4 आएगा, तो ये 4 का कोड है। 0010 ये 2 है, 3 इसमें ऐड करेंगे 5 बन जाएगा, तो ये 5 आ गया। इस तरह एंड सो ऑन करते करते 9 तक जाएंगे। 1001 ये मैक्सिमम BCD नंबर है। तो अब इसकी ये 9 है, 3 ऐड करें 12 बनेगा, तो ये 12 का कोड लिख दिया यहाँ पे, बाइनरी कोड। अब क्योंकि ये BCD नंबर है, BCD नंबर के अंदर क्या है कि मैक्सिमम डिजिट ही 9 आ सकता है। 1010 10 है, तो ये 10 BCD के अंदर नहीं है। तो हमारा जो मिनिमम BCD नंबर है वो 0 है, मैक्सिमम नंबर क्या है 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम BCD नंबर की बात कर रहे हैं तो ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर मिनिमम इनपुट 0 जा सकती है और मैक्सिमम इनपुट 1001 हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये 10 11, ये BCD के अंदर आते ही नहीं है, 1 डिजिट BCD के अंदर। इसका मतलब ये है अगर ये कॉम्बिनेशंस आएंगे ही नहीं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब ये जो मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर दिया है, 1010 1011, तो ये बेसिकली ये 6 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि BCD के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि BCD की मैक्सिमम वैल्यू 9 तक जाती है। तो अब इन 6 कॉम्बिनेशन पे हम आउटपुट को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इस वजह से आउटपुट को मैंने डोंट केयर कर दिया है। आपकी मर्जी, आप सबको 0 कर दें, सबको 1 कर दें, सबको डोंट केयर कर दें, क्योंकि ये जो इनपुट पैटर्न, ये नंबर्स हैं, यही इनपुट के अंदर नहीं आएंगे तो इनकी आउटपुट का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो डोंट केयर बेसिकली इसी तरह की कंडीशंस को मॉडल करते हैं कि ये वो इनपुट कंडीशंस हैं जहाँ पे हम आउटपुट का जो एक्सेस 3 कोड है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम BCD नंबर 9 है और उसका कोड एक्सेस 3 कोड मैक्सिमम 12 है। आगे 1010 ये 10 है, और 10 0 से 9 BCD के अंदर नहीं आता। तो इस वजह से ये जो कंडीशंस हैं यहाँ पे हम आउटपुट डिफाइन नहीं कर सकते। तो इन सारी आउटपुट्स को हमने डोंट केयर कर दिया। ओके। अब ये 1010 बेसिकली 10 से लेकर ये टेट्रा 1 जो 15 है, ये सारी इस कंडीशंस के तहत जो आउटपुट है वो सारी सारी डोंट केयर है। ओके। अब हमारे पास 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं और 4 हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स हैं। तो अब क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन नहीं है कि हमने कौन सी टेक्निक से इसका सर्किट डिज़ाइन करना है, तो मैं वही SOP फॉर्म वाली जो कॉमनली यूज है उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले W का के मैप ड्रॉ करेंगे, फिर X का के मैप ड्रॉ करेंगे, फिर Y का और फिर Z का।
ये अब के मैप्स मैंने लॉजिसिम सॉफ्टवेयर से ड्रॉ किए हैं। अब मैं इनको एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। इससे ऑनवर्ड इस कोर्स के अंदर जितने भी लेक्चर्स अभी रह गए हैं, 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं, उनमें के मैप जहाँ पे भी आएगा ट्रुथ टेबल से के मैप, अब मैं अज्यूम करूँगा कि वो आपको के मैप ड्रॉ करना आ गए। मैं के मैप्स को बार बार अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, अब ये W है, आउटपुट W और उसकी 4 इनपुट ABCD। तो ये हमने इसका के मैप ड्रॉ किया और के मैप से ये उसकी SOP फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में PD प्लस BC प्लस A, ये इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन। इस तरह ये X का के मैप और उसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन, ये Y का के मैप और उसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन, और ये Z का के मैप और ये उसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन। तो चारों की हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने के मैप से इक्वेशन ड्राइव कर दी। आप देख सकते हैं अगर आपके पास यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको ये चारों के मैप्स खुद से ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आपको ये के मैप्स ड्रॉ करना अब आने चाहिए। ओके, हमने अब के मैप से इन चारों आउटपुट वेरिएबल्स की इक्वेशंस ड्राइव कर ली सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म में, और इन इक्वेशन से मैंने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली अब ये वो सर्किट है, ए बी सी डी, ये बी सी डी इनपुट्स हैं, मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 9 आ सकती है। और ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये एक्सेस फ्री कोड यहाँ पे आएगा। तो अगर आप इसको एक ब्लॉक डायग्राम लेवल पे देखें तो 4 इनपुट्स हैं बी सी डी इनपुट्स, 4 आउटपुट्स हैं एक्सेस 3 कोड के। तो ये इसका सर्किट है। डिज़ाइन प्रॉब्लम नंबर 5 है, सर्किट डिज़ाइन टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट। कैसा सर्किट डिज़ाइन करें जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करे। अब अगेन मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा कि आपको टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, चैप्टर नंबर 1 के जो टाइटल्स हैं उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, ये आपको आते हैं। डिज़ाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विद इनपुट्स ABCD एंड आउटपुट WXYZ। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करें जिसके अंदर इनपुट्स हों ABCD और आउटपुट्स हों WXYZ। Assume that the inputs ABCD represent a 4-bit signed number। अब अज्यूम करें कि जो ABCD है वो 4 बिट का एक साइन नंबर है, 4 बिट का साइन नंबर है। अब साइन नंबर से आपको पता है, ये पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर पॉजिटिव नंबर्स उनको अनसाइंड नंबर कहते हैं। साइन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। साइन नंबर्स के अंदर जो लास्ट बिट होती है MSB बिट, वो साइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो 0 है तो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर वो 1 है तो वो नेगेटिव नंबर होगा। अगेन मैं यहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये साइन नंबर्स और वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट और ये एक्सेस 3 कोड और BCD कोड, ये सारी चीज़ें अब आपको पता है क्योंकि ये चैप्टर 1 का पार्ट है। चैप्टर 1 मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ओके, अब हमने एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है विद इनपुट्स जिसकी 4 इनपुट्स हों ABCD और वो साइन नंबर्स हैं, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। द आउटपुट इज आल्सो ए साइन नंबर, आउटपुट भी एक साइन नंबर होगा विच इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। तो जो आउटपुट है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट हो। तो ये जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए लिखा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द पॉजिटिव साइन नंबर इज नंबर इटसेल्फ। जब आप पॉजिटिव साइन नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर वही का वही आता है। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव साइन नंबर हो तो हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और वंस कॉम्प्लीमेंट के आंसर में 1 को ऐड कर देते हैं। तो नेगेटिव साइन नंबर की निशानी क्या है कि उसकी MSB बिट 1 होती है। ओके, अब यहाँ पे हम ये ज़रा इसको देखते हैं। देखिए ये साइन नंबर ये 0 है, मैंने ये डेसिमल वैल्यूज़ लिखी हैं आपको समझाने के लिए। एक्चुअली यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ये ABCD 4 इनपुट्स हैं, 4 बिट साइन नंबर, और ये आउटपुट है 4 बिट। अब ये 0 है, इसका डेसिमल वैल्यू पॉजिटिव 0, तो इसकी बाइनरी कोड है 4 0। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इसके टूज कॉम्प्लीमेंट भी वही है, ये लिखा हुआ है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द पॉजिटिव साइन नंबर इज इटसेल्फ। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि ये MSB ये पॉजिटिव है। ये अगर MSB बिट 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर को शो करेगी,
और अगर ये MSB 1 है तो वो नेगेटिव नंबर है। अगर ये 0 है तो वो नंबर वैसे का वैसे ही आएगा। अगर यहाँ पे 1 आएगा तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, 2 कॉम्प्लीमेंट। ओके, 1 साइन नंबर 1 पॉजिटिव 1 है तो इसका बाइनरी कोड है 001। अब क्योंकि इसकी MSB यहाँ पे 0 है तो इट मीन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का 2 कॉम्प्लीमेंट वही आता है, 001 ही लिख दिया। इस तरह करते करते जब यहाँ तक हम जाते हैं 017 तक, क्योंकि अभी भी MSB 0 है तो ये पॉजिटिव 7 है, पॉजिटिव 7 क्योंकि इसका 2 कॉम्प्लीमेंट वही नंबर है 011 तो अब जैसे ही हम इस स्टेप के ऊपर गए 8 पे चले गए, ये साइन में ये -8 बनता है। अब ये नेगेटिव नंबर है, जब हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया तो अब हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। 2's कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेते हैं, ये लिखा है 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो आप इस सारे का अगर 1 कॉम्प्लीमेंट लें, 1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब सारी बिट्स चेंज कर दें। अगर मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे, ओके, अगर मेरे पास ये देखें जी 1 0, ये अब नेगेटिव नंबर है 4 बिट में, क्योंकि ये यहाँ पे MSB 1 है इसकी। अब इसका अगर मैंने 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मैंने सारी बिट्स को चेंज कर देना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो यहाँ पे 0, ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर मैं अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहूँ, 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या है, जस्ट 1's कॉम्प्लीमेंट के आंसर में 1 को ऐड कर, 1 + 1 यहाँ पे 0, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा, 1 + 1 ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा कैरी जाएगा तो, और यहाँ पे भी कैरी जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। तो बेसिकली अब ये देखिए, ये ओरिजिनल नंबर था, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट भी वही आ रहा है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1001, क्योंकि नेगेटिव नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट भी वही आ गया। ओके, अब ये 1001 इसका 2's, क्योंकि ये MSB 1 है इसकी, तो ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर जब आएगा तो उसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो किस तरह लेते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो मैं इसका भी आपको लेके दिखा देता हूँ। ये नंबर था ये 1001, अब ये नेगेटिव नंबर है साइंड फॉर्म में, क्योंकि ये 1 है MSB। तो अब इसका हमने 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है। 1's में जस्ट बिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं, 0 1 एंड 0। अब हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसका, क्योंकि हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। तो ये +1 ऐड करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 1 1 1 0। तो ये इसका आंसर आ गया 1001, तो ये इसका 031, तो ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं सब के एंड पे 1 है, तो सब का हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लेके ही आगे लिख दिया, टेबल के अंदर फिल कर दिया। तो ये 1 है, चारों 1 है, तो ये 1 नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है, इसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये बन गया 001 इस तरह। तो बेसिकली ये टेबल फिल किस तरह की है, अगर MSB 0 है 4 बिट में तो वो पॉजिटिव नंबर को शो कर रही है, और पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट वही नंबर इटसेल्फ होता है। अगर MSB 4 बिट में 1 है, वो साइन 1 है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करके। तो इन दो बेसिकली रूल्स को यूज़ करते हुए हमने ये टेबल फिल किया है। अब इस टेबल के अंदर भी अगर आप देखें तो ये 4 इनपुट्स हैं और 4 इसकी आउटपुट्स हैं, तो यहाँ पे भी वही 4 वेरिएबल के मैप यूज़ होगा। तो ये W A की 1 है उसके अंदर, तो ये AB बार C बार D, इस तरह ये X का के मैप आ गया, ये Y का के मैप आ गया, एंड ये Z का के मैप आ गया, और सब की SOP फॉर्म में इक्वेशन भी गिवन है। और इस क्वेश्चन में भी देखें, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नहीं बताया हुआ कि हमने कौन से मेथड को यूज़ करते हुए इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब नहीं गिवन तो मैं SOP फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, अगर गिवन होता तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट स्टेप्स उनको फॉलो करता।
अब ये ऊपर इक्वेशंस गिवन है हमारे पास, ये सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इन इक्वेशंस को से ये मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया। तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि ऐसा एक सर्किट है जो 4 बिट साइन नंबर इनपुट ले रहा है, और अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसको वैसे ही का वैसे ही आउटपुट पे ले आएगा। अगर वो नंबर नेगेटिव है साइंड फॉर्म में तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके अगर मैं अब वैसे ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है, अगर मैं आपसे पूछूँ ये 1001 -7 को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है साइंड फॉर्म। तो अब ये इस तरह है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ ये आपको पहले ही आता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1001, अब क्योंकि ये साइन नंबर है और ये 1 है, इस अगर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर नेगेटिव है। और यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये इस 1 का मतलब MSB 1 का मतलब नेगेटिव नंबर। अब उस नेगेटिव नंबर की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि वो डेसिमल में कितना बनता है, तो इस तरह फाइंड करनी है। अभी सारे 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है। अब हमने इसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले नेगेटिव साइन लगाएं और इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लें 1001 का। और वो भी हमने देखा है ऊपर कि 1001 का ये 1001 का टूज कॉम्प्लीमेंट 0 ये आता है 0 अब इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है -7। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी नेगेटिव नंबर का ये फाइंड कर सकते हैं कि ये वेरीफाई कर सकते हैं ये कोड -7 के इक्वल क्यों है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहूँ कि +5 क्यों है, तो ये 0 पॉजिटिव नंबर के लिए और 101 ये +5 का कोड है। ये जस्ट थोड़ी सी रिवीजन थी साइन नंबर्स के लिए। साइन नंबर में अगर यहाँ पे 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर को शो करता है, अगर यहाँ पे 1 है तो वो नेगेटिव नंबर को शो करता है। और अगर आपने इसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड करनी है, अगर 1 है तो आप यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे और बाकी 1001 का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ये आएगा, उसका डेसिमल वैल्यू -7 बनेगी। 0 1 1 डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें, ये नेगेटिव वैसे के वैसे और 0 1 1 वैल्यू 7 है। अगर यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ रहा होता, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का बन रहा होता 0 1 0, मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर ये है 0 1 0 1, अब क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है MSB ये वाला, तो ये पॉजिटिव नंबर को शो कर रहा है। और पॉजिटिव नंबर की साइन वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, 0 फॉर पॉजिटिव और बाकी 0101 का डेसिमल कोड विदाउट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, तो ये 5 बन जाता है। अगर 1 आएगा तो टूज कॉम्प्लीमेंट ले के आंसर आता है, और अगर 0 है तो वो पॉजिटिव है वैसे के वैसे ही आ जाता है। ओके जस्ट ये थोड़ी सी रिवीजन थी आपको वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट और साइन नंबर्स की। तो ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि 0 आ रहा है, और ये नेगेटिव नंबर है क्योंकि MSB भी 1 है। ओके जी, आपको पता चल गया होगा अभी तक चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट के अंदर ही हमने काफ़ी सारे डिज़ाइन प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, और डिज़ाइन प्रॉब्लम्स जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एनालिसिस प्रॉब्लम। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है, और मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल छोटी सी करवाई है एनालिसिस के प्रॉब्लम की, और बाकी 5 to 6 एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं, वो हैं जी आप वो करवाई हैं आपको डिज़ाइन प्रॉब्लम्स की। तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिज़ाइन प्रॉब्लम्स ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स को इन मेथड्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करना वो आपको आना चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।